नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 2022 डीबी से संबंधित यहाँ पर एक बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी से। हमने सुबह वाला जो एक वीडियो बनाया था उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स को समराइज़ किया था, मतलब पूरी डॉक्यूमेंट्स की एक बार लिस्ट आपको बताई थी। फिर जब दोबारा हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 12:30 बजे के आसपास, तो उसमें जितने भी कमेंट्स थे आपके कल शाम से लेकर के और आज सुबह वाले वीडियो में जितने भी कमेंट्स थे लगभग आपके मोर देन 100 से भी ज़्यादा कमेंट्स थे। सभी कमेंट्स हमने वहाँ पे लिए थे। आशा हो, जीएनएम वाले हो, कोई भी हो, देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन आपने एग्ज़ाम दिया है तो डीबी कराइए सब लोग, ठीक है। डीबी आपको अपने मतलब सिर्फ एक जानकारी के लिए, चूँकि हम पहले ही मान लें कि चलिए हम तो उसमें एलिजिबल ही नहीं है, तो या तो हमें फिर फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए था। लेकिन अगर हमने फॉर्म भर दिया है, एग्ज़ाम दिया है हमने, तो यहाँ पर डीबी करा लीजिए आप। फिर क्या पता उसमें कल को उसमें कोई नया डिसीजन ले, वहाँ पर कुछ सीटें जो भी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी ये सभी को पता है कि इस भर्ती में एएनएम के ही पूरी तरह से, एएनएम वाले ही पूरी तरह से एलिजिबल हैं। एएनएम के अलावा किसी को मौका नहीं दिया गया है, यानी जिन्होंने एएनएम का कोर्स किया है और उनके पास उनका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो है 5/1/2022 से पहले आया हो, उनके पास एएनएम का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, और उसी में जो आपका 6 मंथ वाला जो एक बोला गया है प्रसूति वाला 6 माह का प्रशिक्षण सहित, वो आपका उसी में इंक्लूडेड होना चाहिए। उसकी थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए अपने स्तर से सभी। और संविदा कर्मी वाले हैं तो उनका भी एएनएम ही उनको भी चलेगा। हाँ, अगर संविदा पर एएनएम में ही अगर वो कार्य कर चुके हैं तो फिर उन्हें उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी हम बिल्कुल प्रस्तुत करना होगा, क्यूआर कोड वाला, ताकि उन्हें अपने अनुभव के आधार पर अधिमानी अंक या भारांक मिल सके पर ईयर के हिसाब से 3 अंक। और साथ ही साथ आयु सीमा में भी अगर छूट की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आयु सीमा में छूट भी मिलेगा उनको। जैसे किसी आरक्षित वर्ग में है तो वहाँ पे हो सकता है कि आयु सीमा में छूट ज़्यादा मिले, तो जो उसमें ज़्यादा रहेगा तो वो उनके लिए वहाँ पे मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन जो जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो फिर आपके लिए संविदा कर्मी है, हो सकता है आपकी आयु 40, 41, 42 हो, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। जितने साल का आपका अनुभव होगा उतने साल का आपको वहाँ पर आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको भारांक भी मिलेगा मेरिट में। तो यूपी ट्रिपल एस सी से आयोग से प्राप्त खबर के अनुसार यूपी एएनएम 2022 का डीबी के लिए एडमिट कार्ड आज जारी हो जाएगा। कल जारी होना था लेकिन कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से कल जारी नहीं हो सका। इसी को आप डीबी एडमिट कार्ड बोल लीजिए या फिर डीबी का लेटर बोल लीजिए, और बिना इसके आप डीबी नहीं करा पाएंगे। यही लेटर या फिर एडमिट कार्ड, आप लोग जानते हैं कि अगर हमें एग्ज़ाम देने जाना होगा तो हमें एक एडमिट कार्ड मिलता है हमें। जैसे भी लोअर पीसीएस 2019 का डीबी था तो उनका एडमिट कार्ड था, उसमें ये लिखा होता है कि आपका किस शिफ्ट में है और किस पाली में है, किस शिफ्ट में है और किस दिन है। इसके अलावा उसमें आपके डिटेल्स भी रहेंगे, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब चीज़ें भी रहेंगी। तो जैसे ही शाम तक, उम्मीद है जैसे ही जारी होगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा। और देखिए इसमें जो आशा है या फिर जीएनएम है, कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे कि अगर हम लोग एलिजिबल नहीं थे तो फिर हमें एग्ज़ाम देने कैसे दिया गया। तो आप देखेंगे जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये लिखा होता है नोटिफिकेशन में, या फिर जहाँ फॉर्म भरते हैं वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि अपनी अर्हता को आप अपने स्तर से सुनिश्चित करते हैं तभी आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया। फिर नीचे आप उसमें यस टिक करते हैं या फिर एग्री, सहमत है, उस पर आप टिक करते हैं। तो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे केवल आपका एडमिट कार्ड दिखा जाता है, वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी नहीं देखी जाती है। एलिजिबिलिटी कहाँ पे दिखी जाती है? जब आपकी ज्वाइनिंग होती है और उसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में। तो परीक्षा तक आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर फिर वो दिक्कत होगी। वहाँ पे सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी ही देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस भर्ती के लिए। इसके बाद फिर आपके बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी उसमें चेक किए जाएंगे। तो इस भर्ती के लिए पूरी तरह से एएनएम ही एलिजिबल है। फिर भी जो अदर लोगों ने एग्ज़ाम दिया है आप डीबी कराइए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स डीबी के नोटिस में दिया गया है उसमें से एक भी प्रमाण पत्र छूटना नहीं चाहिए। हाँ, जो नहीं लिखा है, जैसे कुछ कमेंट ऐसे भी आपके आए थे कि ईडब्ल्यूएस के लिए निवास तो नहीं लिखा है। तो देखिए निवास ईडब्ल्यूएस के लिए लिखा नहीं अलग से, लेकिन जब आप एएनएम का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है, सभी लोग ध्यान से बताइए हमें क्या लिखा गया। हमने बहुत बार आपको दिखाया है क्या लिखा गया। उसमें है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है।
ये तो मतलब आरक्षित वर्ग के लिए बता रहा हूँ मैं। तो आपको ईडब्ल्यूएस अगर आरक्षण चाहिए और अगर आपने उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाया तो फिर आपको तो मिलना ही नहीं आरक्षण। पहली बात, आप अदर स्टेट वाले काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप जनरल भी हैं, अगर आप निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं तो फिर आप कैसे काउंट होंगे कि आप इसी प्रदेश के निवासी हैं। तो निवास प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से लिखा है एएनएम के नोटिफिकेशन में। ठीक है, बाकी देखिए आप कहेंगे कि फिर आपने कहा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है या मैरिज सर्टिफिकेट वो भी तो नहीं लिखा है डीबी के नोटिस में, तो उसको हमें बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। तो एएनएम का जो मूल शासनादेश या मूल नोटिफिकेशन है उसमें कहीं पर लिखा नहीं है ये सब चीज़ें। और जो नीचे फॉर्मेट भी दिया है परिशिष्ट में उसमें भी आप देखेंगे कहीं पर नहीं दिया गया है चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप श्योर हो जाएं अपने स्तर से। देखिए जितने भी लोग परेशान हैं अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए, पहली बात तो आपको उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। आप किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए जब आप फॉर्म भर रहे थे क्या था यहाँ पे, व्यक्तिगत विवरण के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास, श्रेणी संबंधी विवरण, आवेदन, ये सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए आप सभी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में निवास करते हो या फिर आप जिनके आप पुत्र हैं या पुत्री हैं, तो यहाँ पर पुत्र की ही बात की जाएगी। वो सामान्यतया उत्तर प्रदेश में रहते हो, मतलब आपके पिता उत्तर प्रदेश के निवासी हों। इसीलिए देखेंगे जाति प्रमाण पत्र जो है पिता पक्ष का मांगा गया है। तो आपका निवास प्रमाण पत्र तो होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। फिर नीचे आप आ जाइए, यहाँ ध्यान से देखिए आप सभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति है, जनजाति मतलब SC ST उनको अपना बनवाना रहेगा, OBC है तो OBC का बनवाना रहेगा, विकलांग है तो विकलांग वाला बनवाना रहेगा। हालांकि PH के लिए कोई सीट अलग से आरक्षित नहीं है। फिर इसके बाद फ्रीडम फाइटर हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स वाले हैं, ठीक है, ये स्पोर्ट्स वाला ही है। इसके बाद देखिए आगे आपका ये भी आपका मान्यता प्राप्त खेल वाला हो गया। फिर नीचे आप आएंगे यहाँ पर शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र, ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए EWS का हो गया। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिखा, कहीं पर उसका कोई लिखा हुआ, कहीं पर भी मैरिज सर्टिफिकेट कहीं आपको लिखा हुआ, कहीं दिखा कि आपको लगाना है, कोई फॉर्मेट दिखा आपको उसका, फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं पे लिखा, कहीं पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी जो एफिडेविट है ये भी लिखा नहीं है, लेकिन गलती होगी ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है ना। वो तो अपना बिल्कुल ये मान के चलेंगे कि आपने सब कुछ सही सही भरा है। और उसमें देखेंगे कि संशोधन की तिथि बढ़ाई जाती है, संशोधन के लिए अंतिम मौका मिलता है, बाद में संशोधन नहीं होगा ऐसा। देखिए एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए, एफिडेविट जो होता है ये 100% कोई भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो इसको मानना उनकी बाध्यता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। अगर आपने एफिडेविट दे दिया कि सर हमसे यहाँ पर गलती हुई थी लेकिन हम ये हमारा सही है, तो बिल्कुल आपका वो शपथ पत्र मान्य करना ही करना आयोग को है। तो कोई भी गलती आपको लगे, इवन मैंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है पिता पक्ष का, बहुत हम बिल्कुल हार चुके हैं कि हमारे पास है ही नहीं, पुराना कुछ है ही नहीं और नया हमने बनवाया है, लेकिन वो 5/1/2022 के पहले का मांगेंगे कि उसके पहले का आप दिखाइए। नया हम नहीं देखेंगे तो आप क्या करेंगे? तो पिता पक्ष वाला ही आप लगाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जब हमें ये पता है कि हम रिजेक्ट हो सकते हैं तो हम कम से कम एक लास्ट अपनी कोशिश कर लें और पति पक्ष वाला लगाएं और इसी के साथ साथ जो है हम एफिडेविट लगा दें कि हमारी जाति नहीं बदली, हमारी जाति पिता पक्ष वाली है, लेकिन हम पिता पक्ष वाला वो रिपोर्ट या जैसे भी आपको उसमें उचित लगता हो आप पूरा लिखवा लीजिए बढ़िया से आयोग को समक्ष करके। ठीक है, तो ये काम आप कर लीजिए। एक और यहाँ पर क्या पता इससे काम बन जाए आपका। बाकी वो तो सभी को पता है कि जो उन्होंने लिखा है डीबी के नोटिस में उसके अगर अनुसार नई चीज़ें प्राप्त होती हैं तो हमें रिजेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अपना कोशिश आप कर लीजिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें सभी लोग, और जो भी आपके कमेंट हैं इसके पहले वाले वीडियो पर या फिर भी जो इस पर रहेंगे उनका भी हम एक सेशन लेंगे, और जैसे ही डीबी की नोटिस या एडमिट कार्ड का नोटिस आता है तो वो भी आपको हम तुरंत बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।